डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल सेगमेंट के अध्याय नंबर 4 कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को मालूम होगा कि हम लोगों ने पहली 3 क्लास में अध्ययन कर लिया है कि भारत में कृषि के प्रकार, भारत की GDP में कृषि का योगदान, उसके बाद भारत में शस्य प्रारूप अर्थात रबी, खरीफ और जायद, और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों की उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो ये सब जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में ले ली हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बताया भी था। आज की क्लास हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में राज्यों का क्रम क्या है और देशों का क्रम क्या है, और साथ ही आज हम जानेंगे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा आज का कि कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आज हमारा शुरू होता है क्या कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कुछ बातें, 2-3 बातें हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है और भारत में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। आप इस बात को याद रख लीजिएगा, बहुविकल्पी में ये सवाल बन सकता है कि कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये आता है हमारा पहले नंबर पर। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये सब बहुविकल्पी सवाल आपके बन सकते हैं, आप इनको ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे की स्लाइड शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि सबसे पहले नंबर पर आया है चावल। क्या आया है? चावल। तो चावल के जो उत्पादक राज्य हैं, आप इनको क्रम से देखिए। ये सारणी आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएंगे और इसको जरूर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर चावल के उत्पादन में है पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। मतलब चावल का उत्पादन हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। फिर देशों में चलते हैं। तो देशों में देखिए हमारा भारत देश किस नंबर पर है। तो हमारा भारत देश दूसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। और जो चाइना है वो पहले नंबर पर है। चाइना है वो पहले नंबर पर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे उत्पादन भारत से ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम बात प्रति हेक्टेयर उत्पादन की करते हैं, याद रखिएगा, जब हम बात प्रति हेक्टेयर उत्पादन की करते हैं तो उसमें हमारा भारत पहले नंबर पर आ जाता है, जो कि 2600 किग्रा प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, अर्थात भारत में देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में 2600 किग्रा धान पैदा होता है। याद रख लीजिएगा, 2600 किग्रा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा, 2600 किग्रा चावल पैदा होता है प्रति हेक्टेयर भारत में। इस हिसाब से भारत पहले नंबर पर आ जाता है। मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादित करता है? तो भारत। लेकिन कुल सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादित करता है? तो चीन। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब इससे निष्कर्ष निकलता है कि चीन में हमारे यहाँ से ज़्यादा क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। अगर हमारे यहाँ उतने क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती तो हम लोग चावल के उत्पादन में चीन से ज़्यादा होते। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है गेहूँ। क्या है? गेहूँ। गेहूँ, चावल और गेहूँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो गेहूँ के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हैं कि कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर आ रहा है। अर्थात सभी खाद्यान्नों को अगर मिला दिया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, गेहूं के उत्पादन में आता है पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर पंजाब, और तीसरे नंबर पर हरियाणा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, और तीसरे पर हरियाणा। और जब देशों की बात करते हैं तो वही पुराना क्रम, चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर।
चीन पहले नंबर पर, हमारा भारत दूसरे नंबर पर। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए आप, गन्ना क्या है? गन्ना, जिससे चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, याद रख लीजिएगा। जिनसे चीनी बनाई जाती है इन फसलों को याद रखिए, गन्ना और चुकंदर, गन्ना और चुकंदर। चलिए, गन्ना उत्पादन में देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन दिख रहा है आपको? सबसे पहले नंबर पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन दिख रहा है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर दिख रहा है आपको महाराष्ट्र, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका, तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका। लेकिन जब हम देशों के क्रम की बात करते हैं, किसके क्रम की? देशों के क्रम की। तो पहले नंबर पर देखिए ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है गन्ना उत्पादन में, और चीन तीसरे नंबर पर आता है, चीन तीसरे नंबर पर आता है। तो चलिए, अगला इम्पोर्टेंट आपके लिए आता है कपास। अगला इम्पोर्टेंट आपके लिए आता है कपास। कपास के बारे में आपको मालूम ही होगा। तो मैंने आपको कहा था गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, अतः यहाँ पर कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो कपास के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? गुजरात। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, ठीक है ना। आप इस क्रम को जरूर याद रखेंगे और इसे बना लीजिएगा आप लोग। अभी जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में भी ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा गन्ना उत्पादक दो क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए या छायांकित कीजिए, ये पूछा जाएगा आपसे। कपास उत्पादक दो क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए, छायांकित कीजिए, आपसे पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, देशों में देखा जाए तो भारत पहले नंबर पर आता है कपास उत्पादन में, चीन दूसरे नंबर पर आता है, और अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखिए, जूट। जूट, जैसे जूट का बोरा, जूट की रस्सी आप लोग सुने होंगे, तो वही है जूट। इसमें पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, याद रखिएगा। पहला जूट कारखाना यहीं पश्चिम बंगाल में ही खोला गया था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और दूसरे नंबर पर आता है असम, दूसरे नंबर पर आता है असम। और आप देखिएगा, अगर हम जूट उत्पादक देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है भारत, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के एरिया में जूट के उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, याद रख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर कौन है? चीन, ठीक है। फिर देखिए आप, चाय। चाय उत्पादन में पहले नंबर पर कौन दिख रहा है आपको? चाय उत्पादन में, चाय तो आपको मालूम ही होगा, असम, क्योंकि आपने ग्लिम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा ही था, असम, ठीक है। तो असम सबसे पहले नंबर पर आता है, और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आता है, जबकि तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। और अगर देशों में देखा जाए तो चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर। आपने देखा भी होगा, चीन की ये चाय की खोज कहाँ पर हुई थी? चीन में ही तो हुई थी। इसके लिए आपको एक कहानी भी बताई गई थी इंग्लिश की बुक में, ग्लिम्स ऑफ इंडिया में। क्या बताई गई थी? कि चीन का एक सम्राट था जो कि पानी को पीने से पहले उबाल कर पीता था। एक दिन कुछ पत्तियां इसमें गिर गई और इसका स्वाद बदल गया, और ऐसा कहा गया कि वो पत्तियां किसकी थी? चाय की थी, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और भारत से संबंधित भी एक कहानी दी गई थी, जो कि एक बौद्ध भिक्षु से संबंधित थी, जिन्हें ध्यान करते समय नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पलक को काट दिया था, जिसके कारण उनकी आँखों पर कुछ पत्तियाँ उग आई थी, जिसे पीने से नींद गायब हो गई थी। इन पत्तियों को ही कौन सी पत्ती कहा गया था? चाय की पत्ती कहा गया था, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी के बारे में भी आपको तो मालूम ही होगा, कॉफ़ी के बारे में भी तो हमने पढ़ा था। कर्नाटक, कर्नाटक का कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग। तो जो कर्नाटक है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है हमारे भारत में। दूसरे नंबर पर केरला, जो कर्नाटक के नीचे ही है। तमिलनाडु कर्नाटका के बगल में ही है। तो मतलब दक्षिण भारत कॉफ़ी के उत्पादन में अव्वल दर्जे पर आता है, याद रख लीजिएगा। लेकिन वहीं जब देशों की बात की जाती है तो भारत का क्रम यहाँ पे प्रारंभ में नहीं दिखता है, भारत थोड़ा नीचे आता है। भारत विश्व की कुल कॉफ़ी का लगभग 3% उत्पादित करता है। ये आपको जानने नहीं चाहिए, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देशों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है ब्राज़ील। तो देखिए,
जो आपका ब्राज़ील है वो गन्ना उत्पादन में भी पहले नंबर पर है, और जो आपका ब्राज़ील है वो कॉफ़ी उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। और जबकि कॉफ़ी उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम, जो कि चीन के नीचे स्थित छोटू सा देश है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, चीन इस पर अपना कब्जा बताता है। चलिए नीचे देखिए आप लोग कुछ और फसलों के बारे में जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन कौन आते हैं? मक्का, ज्वार और बाजरा। तो मोटे अनाजों में सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आप लिख लीजिएगा। मोटे अनाजों में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान। ठीक है, तो उसके बाद जब मक्का की हम बात करेंगे, मक्का की, तो मक्का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश होता है। मक्का की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में होता है। बाजरा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। और ज्वार की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज्वार महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में पैदा होता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और कल मैंने आपको बताया भी था कि ये मोटे अनाजों के उगाने की जो जलवायु परिस्थितियां हैं हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और सोयाबीन की बात कर लीजिए, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। सोयाबीन नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक राज्य तथा देश। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार मैं आपको फिर से स्लाइड को दिखा देता हूँ शुरू से, जिससे आप लोग इसको नोट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से शुरू से इसको नोट करना प्रारंभ करिएगा। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चाय, कॉफ़ी, मक्का, सोयाबीन, बाजरा और ज्वार। तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही परिचित हैं, हरित क्रांति। लेकिन हम लोग इसके बारे में आज थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आज हम लोग और एक क्रांति की बात करेंगे, जिसे श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही हम कुछ अन्य क्रांतियों की भी जानकारी लेंगे जो कि उत्पादन से संबंधित हैं। तो चलिए देखा जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो सबसे पहले आप देखिए कि हरित क्रांति की शुरुआत का पैटर्न क्या था। देखिए सबसे पहली चीज़ कि जब 1987 में, कब? 1987 में, 1987 में, सॉरी 1958 में बात कर रहे हैं, 1987 निकल रहा है मुँह से। 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। तो इस सोसाइटी ने क्या काम किया कि जो हमारे यहाँ कृषि पारंपरिक ढंग से होती थी उनको आधुनिक तकनीक में परिवर्तित करने का प्रयास किया। याद रखिएगा, आधुनिक तकनीक में परिवर्तित करने का प्रयास किया और पारंपरिक चीज़ों के स्थान पर आधुनिक चीज़ों का उपयोग किया। जैसे उन्नतशील हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया गया और आधुनिक कृषि यंत्रों तथा प्रौद्योगिकी को उसमें शामिल किया गया। और जब ऐसे प्रयास किए गए तो पाया यह गया कि जो हमारे यहाँ का उत्पादन था वो 120 लाख टन के स्थान पर 170 लाख टन हो गया। यहाँ पे देखिए गेहूं शब्द लिखा हुआ है, मतलब हरित क्रांति प्रमुख रूप से गेहूं के उत्पादन पर ही आधारित थी। याद रखिएगा, किस उत्पादन पर आधारित थी? गेहूं के उत्पादन पर ही आधारित थी। और इन प्रयासों के फलस्वरूप हमारे यहाँ उत्पादन में लगभग 50 लाख टन की वृद्धि देखने को मिली। याद रखिएगा आप लोग, 50 लाख टन की वृद्धि देखने को मिली थी। इसी वृद्धि को अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। और ये केवल भारत में ही नहीं हुई थी, भारत के साथ साथ अमेरिका में भी हुई थी। याद रखिएगा, मतलब एक प्रकार से कहें तो विश्व के लगभग प्रमुख स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि मैक्सिको और भारत में ही देखने को मिला था। याद रखिएगा, और इसी उत्पादन में होने वाली वृद्धि को नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। ये थे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। तो अगर पूछा जाए आपसे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। आप अपनी कॉपी में जरूर इस बात को लिखिएगा। सवाल जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, याद रखिएगा।
उसके बाद भारत में जब हरित क्रांति के जनक की बात की जाती है तो MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है। किसको जाता है? MS स्वामीनाथन। तो दोनों याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन और वैसे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग हरित क्रांति की परिभाषा लिख लीजिए, जैसा कि आप लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा होगा 6, 7, 8 में ही। तो क्या होता है हरित क्रांति की परिभाषा? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, याद रखिएगा, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों और आधुनिक कृषि उपकरणों, एक मिनट, क्या बोल रहे थे? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों और रासायनिक उर्वरकों, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में होने वाली आशातीत वृद्धि को ही क्या कहा गया था? हरित क्रांति कहा गया था। और अगर पूछा जाए तो हरित क्रांति प्रमुख रूप से किस फसल के उत्पादन से संबंधित थी? तो गेहूं। किसके उत्पादन संबंधी थी? गेहूं। और अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति में किन फसलों को शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें गैर खाद्यान्न फसलों को शामिल नहीं किया गया था। किन्हें? गैर खाद्यान्न, अर्थात जिन फसलों का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता था उनका प्रयोग या उनको हरित क्रांति से बाहर रखा गया था। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, उनको हरित क्रांति से क्या रखा गया था? बाहर रखा गया था। एक बार आप लोग देख लीजिए कि हरित क्रांति में शामिल प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पर जो हरित क्रांति है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित थी, जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज। गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैर खाद्यान्न फसलें इस रणनीति से बाहर थी। गैर खाद्यान्न फसलें इस रणनीति से बाहर थी, याद रख लीजिएगा। और गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा, अर्थात जो हरित क्रांति है प्रमुख रूप से किसके उत्पादन से संबंधित थी? गेहूं के उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया हरित क्रांति किसे कहते हैं, आपने परिभाषा लिख ली होगी। और साथ साथ आपको पता चला कि हरित क्रांति का जनक कौन है। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग पूरे विश्व में माने जाएंगे और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और गहन कृषि कार्यक्रम कब चलाया गया था? याद रख लीजिएगा, गहन कृषि कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1964-65 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें गहन कृषि का मतलब था कि खेतों में ज़्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन किया गया था। खेतों में ज़्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक हेडिंग दिख रही है आपको, हरित क्रांति की विशेषताएं या लाभ। तो पूछा जाता है मतलब कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ था। तो पहला तो आपको यही हुआ कि हरित क्रांति में उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हो गया? फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको पहला उपयोग यही लिखना है, HYV का प्रयोग। HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, अत्यधिक उत्पादकता वाले बीज का प्रयोग। तो इस क्रांति में अत्यधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया, याद रख लीजिएगा इस बात को। और इससे उत्पादन में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि भारत खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर देश बन गया, अर्थात हमें अब बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद देखिए, पहले कृषि में किसी उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे, पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उत्पादकता बढ़ने लगी और आधुनिक यंत्रों का भी उपयोग किया गया, जिससे कम समय में ज़्यादा खेती की जा सके। याद रखिएगा, जिससे आदमी को ज़्यादा मेहनत न करना पड़े और उत्पादन में वृद्धि हो जाए। सिंचाई के लिए भी आधुनिक तकनीकों की शुरुआत की गई। सिंचाई के लिए भी आधुनिक तकनीकों की शुरुआत की गई, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं होगी तो फसल का उत्पादन कहाँ से होगा। तो जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता थी, अर्थात वर्षा की कमी थी, वहाँ पर सिंचाई की सुविधा का भी विस्तार किया गया। और एक देखिएगा आप लोग, बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया, अर्थात जब 1966-67 में हरित क्रांति चरम पर चल रही थी तो उस समय बंगाल में एक अकाल पड़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1966-67 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था। उसी समय भारत में बहुफसली कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन दिया गया था, अर्थात बहुफसली का मतलब था
कि एक साल में एक ही ज़मीन पर एक से अधिक फसल का उत्पादन करना। याद रख लीजिएगा, एक से अधिक फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है? बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। तो सरकार ने इसको भी बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक ही फसल के उत्पादन पर लगे रहेंगे तो आपको दूसरे फसल को खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत सारी फसलों का उत्पादन करते हैं तो आपको फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का एक प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ साथ भूमि सुधार कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई थी। भूमि सुधार कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई थी और कृषि संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई, जिसकी बात अभी हम लोग इसके बात करने वाले हैं कि कृषि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। वो आपको एक जानकारी के लिए चाहिए, आपके पेपर की दृष्टि से उसमें कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। तो ये था हमारा हरित क्रांति और हरित क्रांति के लाभ, हरित क्रांति और हरित क्रांति के लाभ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति और उसके लाभ या उसके क्या फायदे हुए। उसके बाद हम देखेंगे फसलों के उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्रांतियां कौन कौन सी थी। तो चलिए देखा जाए आगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हरित क्रांति को सफल बनाना है तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हरित क्रांति का सबसे पहला पैटर्न ये था कि HYV बीजों का प्रयोग करना, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करना। लेकिन बात यह है कि जब उच्च उत्पादकता वाले उन्नत बीज किसानों को मिलेंगे ही नहीं तो वो कैसे इनका प्रयोग करेगा। तो अतः उच्च उत्पादकता वाले बीजों की पहुंच देश के हर कोने कोने में करनी होगी और उन्हें सस्ते दामों पर बेचना होगा, जिससे गरीब किसान उन्हें आराम से खरीद सके। और साथ ही उर्वरक, रासायनिक उर्वरक को भी किसानों को सही और उचित मात्रा में सस्ते दामों पर मिलने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इसको कि उन्नतशील बीजों का देश के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच और सस्ता होना, ये पहला आपको उपाय हो जाएगा। दूसरा, उर्वरकों को सही और सस्ते दाम पर किसानों को दिया जाना। तीसरा, किसानों की उपज का पर्याप्त मूल्य दिया जाना। अब जैसे मान लीजिए आप गेहूं या चावल का उत्पादन कर रहे हैं परंतु आपको उतना पैसा ही नहीं मिल रहा है तो आप उत्पादन क्यों करेंगे। इसीलिए उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य दिया जाना चाहिए। इसीलिए देखिए भारत सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी शुरू कर दी है क्योंकि उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए विभिन्न खाद्य पदार्थ महंगे होते जा रहे हैं, जिससे लोगों को लग रहा है कि सरकार ये चीज़ों को महंगा करती जा रही है। आप हमें एक बात बताइए, आज से पहले कभी आपने गेहूँ 28 रुपये किलो में बेचा था क्या? नहीं ना, आज आप बेच रहे हैं। तो जब आप अपना गेहूँ 28 रुपये में बेचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब आप वही दाल को 170 रुपये किलो में खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि दाल बड़ी महंगी हो गई है। दाल महंगी क्यों हो गई है? क्योंकि उसको बेचने वाला किसान ज़्यादा पैसा पा रहा है, तो आपको उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अब एक बात समझिए आप कि अगर आपने 28 रुपये गेहूँ बेच कर अपने आप को खुश कर लिया तो जब दूसरा व्यक्ति उस गेहूँ को खरीदने जाएगा तो उसको तो 28 से ऊपर ही मिलेगा ना। तो वो क्या कहेगा कि गेहूँ जो है 30 रुपये किलो हो गया है, सरकार बहुत लूट रही है। सरकार लूट कहाँ रही है, याद रखिएगा। वो अमीर आदमी से लेकर गरीब किसान को दे रही है, तो फायदा ही तो है, याद रख लीजिएगा इस बात को। चलिए हम लोग देखते हैं अगला उपाय। उपजों के उचित भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। उपज पैदा तो हो गई, अगर उसका भंडारण नहीं होगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगी उपज, जिससे हमें आने वाले समय में आयात करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसीलिए उसके भंडारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट हो गए आपके। 5वां पॉइंट आपको लिख लीजिए कि आपदा से नुकसान के समय किसानों की क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। आपदा से नुकसान के समय किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और चकबंदी के कार्यक्रम को पुनः चलाना चाहिए। शोध और अनुसंधान केंद्रों की और स्थापना की जानी चाहिए, जिससे लोग अपनी मिट्टी की जांच समय समय पर करवा सकें। तो आप इसमें से 5 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, तो देखिए यहाँ पे श्वेत क्रांति का जनक, सबसे पहली चीज श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर
वर्गीज कुरियन। इनके नेतृत्व में सन 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई और दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने का प्रयास किया गया। दुग्ध उत्पादन में तेजी लाने का प्रयास किया गया। इसे ही ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। याद कर लीजिएगा, इसे ही क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। ठीक है ना, जिससे दूध की बाढ़ आने लगी, ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहा गया है। श्वेत क्रांति के कारण ही दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी देश बन गया है। अर्थात सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको श्वेत क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना, याद रख लीजिएगा। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात के खेड़ा जिले में हुई थी। गुजरात के खेड़ा जिले में हुई थी। ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसे दुग्ध उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य क्या क्या थे, मतलब ये ऑपरेशन फ्लड चालू क्यों किया गया था? वही बात है, छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए और ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्ता देने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका उद्देश्य था कि देश में दुग्ध उत्पादन तथा उसके व्यवसाय का विस्तार करना। देश में दुग्ध उत्पादन तथा उसके व्यवसाय का विस्तार करना। ठीक है ना, तो ये था हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। तो चलिए अब हम लोग कुछ अन्य क्रांतियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। मैं जिनको बोलूँगा आप उनको अवश्य ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए इधर सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, कुछ क्रांतियां हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। तो पहला आपने हरित क्रांति लिख ही लिया होगा, खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित ही, प्रमुख रूप से गेहूं के उत्पादन। लेकिन इसमें कौन कौन आए थे? गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। दूसरा देखिए पीली क्रांति। तो पीला क्या होता है? तेल। तो पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तेल से, अर्थात तिलहन के उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित थी, विशेषकर सूरजमुखी। विशेषकर सूरजमुखी। ठीक है, सरसों, सूरजमुखी, तिल्ली, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग एक लिख लीजिए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से संबंधित थी, क्योंकि प्याज हल्की गुलाबी होती है ना। प्याज और झींगा उत्पादन से, तो झींगा भी एक प्रकार का जीव है जो कि खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल क्रांति, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति आपने देख ही लिया, दुग्ध उत्पादन। तो इसको नोट करिएगा, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, और ऊपर आपका क्या मिला? पीली क्रांति, हरित क्रांति, और यहाँ पे श्वेत क्रांति। इसको आप नोट करेंगे। फिर देखिए आपको देखना है नीली क्रांति। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित थी। और रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित था। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक काली क्रांति और गोल क्रांति लिख लीजिए। गोल क्रांति आलू है, आलू गोला होता है, और काली क्रांति पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित थी काली क्रांति। ठीक है ना, तो अब इस प्रकार से हमने देख लिया कृषि के क्षेत्र में संबंधित प्रमुख क्रांतियों के बारे में, और इनके आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा, और ये किससे संबंधित हैं इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज हमारा यह अध्याय इस तरह से समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने लगभग सभी बातों का अध्ययन विस्तार पूर्वक कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपने सभी क्लास को अच्छे से देख लिया होगा और नोट्स को भी अच्छे से बना लिया होगा, जिससे आपकी तैयारी 2 कदम आगे निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके हथियार 2 गुने हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए। चलिए चलते चलते हम लोग देख लेते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान। कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा
1951 में आरंभ किया गया था। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। ये क्या था इसमें? तो विनोबा भावे जो संत थे ये गांधी जी के कदमों पर चलने वाले थे। तो गांधी जी ग्रामीण विकास को बढ़ाना चाहते थे, किसानों को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए संत विनोबा भावे ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि आज़ादी के बाद जो जमींदार थे उनके पास अधिक मात्रा में भूमि थी, लेकिन जो कृषक थे उनके पास भूमि नहीं थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप लोग अपनी भूमि दान कर दीजिए गरीब किसानों को, आप लोग अपनी भूमि दान कर दीजिए गरीब किसानों को। इसे ही कहा गया भूदान आंदोलन, अर्थात जमींदारों के द्वारा किसानों को भूमि दान करने से संबंधित था भूदान आंदोलन। ठीक है, तो जब इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया 1951 में, तो सबसे पहली भूमि इनको तेलंगाना में दान में मिली थी। कहाँ मिली थी? तेलंगाना में। कब मिली थी? 18 अप्रैल 1951 को मिली थी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था भूदान आंदोलन, जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब देखिए, हम लोग देखना शुरू करते हैं कि भारत में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन। जैसे आपके सामने सबसे पहला आ रहा है कृषि संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो आप इसका नाम लिखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, और इसका मुख्यालय लिखिएगा और इसका स्थापना दिवस लिखिएगा। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1929 को हुई थी, 1929 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो ये आपका पहला संस्थान हो गया। चलिए कुछ और संस्थान देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, इसने ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। याद रखिएगा, हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब हम लोग देखते हैं भारत में कुछ अन्य संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में। जैसे आपको सबसे पहला इम्पोर्टेंट दिखता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? कर्नाटका मैसूर में है। कहाँ पर है? कर्नाटका मैसूर में है। इसे कफट्री भी कहा जाता है, कफट्री। आप कफट्री कर्नाटक याद रख लीजिए, कफट्री कर्नाटक। कैसे? देखिए कफट्री कैसे कहा गया। देखिए, C हो गया सेंट्रल, F हो गया फूड, उसके बाद T हो गया, फिर उसके बाद क्या आया? R हो गया, और उसके बाद I हो गया। ठीक है ना, तो कफट्री, इसीलिए इसको कफट्री कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, CRRI, CRRI, केंद्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है उड़ीसा में। तो CRRI सीरी उड़ीसा। केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल उड़ीसा में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उड़ीसा में है, याद रख लीजिएगा, चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा में है। ठीक है, चावल अनुसंधान निदेशालय, ये निदेशालय देख लीजिएगा, चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। गेहूं का आप याद रख लीजिएगा, गेहूं का कहाँ पे है? हरियाणा में है, इसको याद रखिएगा। और ये वन वाला मैंने आपको बता ही दिया था, देहरादून उत्तराखंड में है। वन वाला मैंने आपको बता दिया था, देहरादून उत्तराखंड में। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं दिख रहा है, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं दिख रहा है। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, बस इस प्रकार से भारत में उपस्थित कुछ कृषि संस्थान और उनके स्थान अर्थात मुख्यालय कहाँ पर है, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। अब देखिए लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बस आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। कल से हम लोग अगला पाठ खनिज संसाधन शुरू करेंगे। तो चलिए
आप इसमें देखिए कुछ प्रमुख केंद्र देख लीजिए जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए वहाँ पे था सेंट्रल था, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ये अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान। उसके बाद ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। अभी आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, बस एक बार आप अभी के लिए नाम देखिए। यहाँ पे शुष्क क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पे है? पेरू में है। कहाँ पे है? पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये है मैक्सिको। मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है, याद कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पे आपके लिए कोई और ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि फिलीपींस में है। कहाँ पे है? बस आप देश याद रखिए, जगह का नाम मत याद रखिए। फिलीपींस कहाँ पे है? फिलीपींस में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और आपने अंतर्राष्ट्रीय आलू वाला देख ही लिया, कहाँ पे है? पेरू में। अगर आपसे भारतीय आलू का पूछता है, देखिए ये आपका अंतर्राष्ट्रीय था, कहाँ गया? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र था पेरू में। लेकिन अगर भारत का पूछता है तो वो शिमला में है। कहाँ है? शिमला में। अर्थात केंद्रीय पूछता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मिल गए और उनके मुख्यालय मिल गए, कहाँ पर है ये आपको पता चल गया। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कि प्रमुख उत्पादक राज्य, देश और उनका क्रम, तथा हमने देखा हरित क्रांति क्या है, फिर श्वेत क्रांति क्या है, और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान कौन से हैं, उनके केंद्र कहाँ पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कौन से हैं, उनके केंद्र कहाँ पर हैं, और हमने देखा भूदान आंदोलन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है और साथ ही साथ हमारा ये अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग कल अगले अध्याय पे चलेंगे। तब तक के लिए आज आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, टाटा, गुड बाय। मिलते हैं कल की क्लास में पुनः।